नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम गहलोत ने दौसा में लेडी डॉक्टर के सुसाइड और धौलपुर में इंजीनियर से मारपीट की घटनाओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम गहलोत आज एसएमएस अस्पताल में पीड़ितों की कुशलक्षेम जानने पहुंचे। गहलोत ने कहा कि ऐसी घटनाएं मानवीय दृष्टिकोण से भी समाज में चिंताजनक हैं। सीएम ने कहा कि मैं अभी धौलपुर के पीड़ित से मिला हूं, उनको गहरी चोटें आई हैं। हमने डीजीपी को निर्देश दे रखे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ने में पुलिस लगी हुई है। गहलोत ने कहा, आज हमने गृह विभाग की 5 घंटे मीटिंग की है। इन घटनाओं को लेकर भी और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इस पर भी चर्चा हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाएं होना ही बहुत ही मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से समझ के परे हैं। किस प्रकार से कोई हमला कर सकते हैं। अभी जो मैंने देखा तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चोटें आई उनके। हमने निर्देश दे रखे हैं डीजी पुलिस को भी और पूरी निष्पक्ष जांच भी हो रही है। जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस लगी हुई है, चाहे वो धौलपुर की घटना हो, चाहे वो लालसोट की घटना हो। और इसमें निष्पक्ष जांच होगी और मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो, इसके लिए भी हम तजवीज़ कर रहे हैं कि इस प्रकार से रोके जाए। और भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या निर्देश पहले के ही हैं, उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाती है, उसको देखने वाली बात है। तो हम लोग पूरा दिखवा करके फिर तय करेंगे कि एसओपी जारी नहीं करें, पाबंद करें लोगों को और ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। सर, डॉक्टर से उन्होंने आंदोलन की राह कर रखी है, कल से कार बहिष्कार और शुरू कर दिया आगे, उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे सर? एक मैं तो सबको ये कहूँगा कि घटना तो हुई है और घटना हुई है, सरकार खुद चिंतित है। आज हमने होम मिनिस्ट्री की 5 घंटे मीटिंग करी है। इनको घटना को लेके भी और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो तो तमाम एसपी के साथ मीटिंग हो रही है। जिलों में एसपी है, डीआईजी है, आईजी हैं या एडिशनल एसपी भी क्यों नहीं हो, सबको एक साथ बैठाया गया आज और पूरे पीएचक्यू के लोग बैठे हैं। हम लोग दिन भर आज चर्चा करते गए कि किस किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, कैसे उस पर रोक लगे। हमारा मेन ध्येय यही है कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, क्राइम नहीं बढ़े और जो घटनाएं हो रही है उस पर रोक कैसे लगे। तो हम लोग पूरी तरह चिंतित हैं। कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ महंगाई को लेकर मोर्चा खोलने जा रही है। पार्टी कल से महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जो 3 चरणों में चलेगी। मिशन 2023 पर कांग्रेस का फोकस, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद। बीजेपी को घेरकर रहेगी कांग्रेस। 5 राज्यों में चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस एक्शन में है। पार्टी इसी मुद्दे पर मरुधरा में बीजेपी को घेरने में जुटी है। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस कल राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर जोरदार प्रदर्शन करेगी। उसके बाद 2 से 4 अप्रैल तक जिला स्तर पर महंगाई मुक्त भारत धरना और जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करेगी और आखिरी चरण में 7 अप्रैल को जयपुर में महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर केंद्र को घेरेगी। जो महंगाई है, जो सबकी कमर तोड़ रही है पूरे देश में, और मोदी सरकार को किसी बात से लेना देना नहीं है। महंगाई कम करने का वादा करके ये 8 साल पहले सरकार में आए थे, लेकिन आज गरीब का जीना दूभर हो गया। 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिल पा रही है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 31 मार्च को हम सब एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस, सेवा दल, सब प्रकोष्ठ, जहाँ जहाँ भी जिस रूप में भी अपने घर के सामने, अपने मोहल्ले में यह स्थान चिन्हित कर लेंगे।
मरुधरा में महंगाई के मुद्दे के जरिए कांग्रेस मिशन 2023 को सियासी रूप से साधने की कोशिश में जुटी है। 5 राज्यों में चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। पार्टी को लगता है कि महंगाई आम लोगों से सीधे कनेक्ट करने वाला मुद्दा है। देर सवेर जनता पार्टी का साथ देगी। देश की जनता मौका देती है। इन्होंने क्या हुआ कि अचानक 100-150 रुपए कम किए थे, आपको याद है यूपी के चुनाव से पहले। और जब 100-150 रुपए कम किए, पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ाना बंद कर दिया 5 महीने तक, और एक साथ 5-7 रुपए कम किए। तब राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार ने भी एक साथ 5 या 7 रुपए कम किए थे। 2014 में जितना टैक्स था राजस्थान की सरकार का पेट्रोल डीजल, उतना ही टैक्स आज है। टैक्स हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स केंद्र सरकार बढ़ा रही है बीजेपी। और बीजेपी के नेता कल तक कश्मीर फाइल पिक्चर की टिकटें बांटते घूम रहे थे। अब उनको पेट्रोल डीजल और गैस के कूपन बांटने चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता साफ कहते हैं कि कांग्रेस को महंगाई का मुद्दा उठाने से पहले कांग्रेस को महंगाई का कारण समझना चाहिए। महंगाई के कारण से सामान्य व्यक्ति को अड़चन है, तकलीफ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन महंगाई का जो कारण है, उस कारण को, सच्चाई को जानना चाहिए। ये पेट्रोल डीजल पर इन कंपनियों को अधिकार किसने दिया था? मनमोहन सिंह जी के समय मिला था। और हर बार, हर दिन, हर शाम इनकी रेट तय करने का अधिकार किसको दे रखा था? अब उसी के आधार पर जो रेट तय होती है, उसके आधार पर। और दूसरा, क्रूड ऑयल का जिस प्रकार से भाव बढ़ा है उसके कारण से, और पेट्रोल डीजल के कारण से राज्य सरकार अगर चाहे तो अपना वेट थोड़ा सा कम करे। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मरुधरा में महंगाई को बड़ा मुद्दा बना रही है, ताकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन तैयार कर सके। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवाई माधोपुर दौरे से पहले ही सियासत गर्मा गई है। एक और बीजेपी उनके दौरे से पूर्वी राजस्थान में पार्टी की मजबूती के सपने देख रही है, तो कांग्रेस ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर नड्डा को घेरने की तैयारी की है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की नजर। नड्डा आएंगे, जीत की राह बनाएंगे। जी हां, बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। 2 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जरिया होगा एसटी विशिष्ट जन समारोह। मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जगह सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3-4 बजट रख दिए हैं, और जिस प्रकार से योजना हाथ में पकड़ा करके विकास तो सड़क पे तो दिखाई देता नहीं है, उन सबको उजागर करना और जनता को सच्चाई की जानकारी देना, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के उसको मजबूती से रखेंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मजबूत होगी ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी 100% मजबूत होगी। वो जो पहले वाली स्थिति है वो आज नहीं रहने वाली है, वो तो कई बदल चुकी है आगे की स्थिति में। तो मैं सोचता हूँ इसका लाभ निश्चित मिलेगा। सियासी हलचल होना वाजिब है। चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से ही क्यों, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनके आने का मुख्य कारण ये है कि पिछली बार के चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान से पूरे बीजेपी की पूरी सफाई हो गई थी, तो वो सोचते हैं कि इस ईस्टर्न राजस्थान को पटाया जाए। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का आदमी भूल नहीं सकता, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल है, जो 14 जिलों को पानी देगी, सिंचाई का पानी देगी, पीने का पानी देगी, वो तो ये केंद्र सरकार वादा करते हुए भी नहीं दे पा रही उसमें मदद। उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रही, वादा करने के बाद भी, जो अशोक गहलोत कर रहे हैं। जरा समझिए कि ईस्टर्न राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम क्यों है। 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें। 2018 में कांग्रेस ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था।
लेकिन 2013 में तस्वीर उलट थी। 2013 में बीजेपी ने सर्वाधिक 28 सीटें जीती थीं। बीजेपी का कहना है कि इस बार फिर से ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी ही लीड लेगी। बीजेपी 2018 में हुई करारी हार का हिसाब 2023 में चुकता करना चाहती है। साथ ही गुर्जर वोटों के नुकसान की भरपाई मीना समुदाय के वोटों से पूरी करना चाहती है। लिहाजा जेपी नड्डा ने आदिवासी मीना समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद का फैसला किया है। मगर इस दौरे में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की गूंज जरूर सुनाई देने वाली है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। विधानसभा में इस बार अपनों की नाराजगी सत्ता पक्ष पर भारी रही। सदन में बार बार सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अलग अलग मसलों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष के विधायकों की झलकी नाराजगी से जहां विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला, वहीं सत्ता पक्ष भी इसे लेकर चिंतित नजर आया। ये रिपोर्ट देखिए। अपनों की नाराजगी सरकार पर भारी। सदन में सरकार अपनों की मारी। अपनों की मार विपक्ष का हथियार। विधानसभा में इस बार सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आई। विपक्ष ने तो सरकार को घेरा ही, सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने से नहीं चूके। विधानसभा सत्र के दौरान कई ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। कांग्रेस विधायकों ने मंत्रियों को आड़े हाथ लिया। इस दौरान कुछ विधायकों की मंत्रियों से आपसी अदावत भी साफ झलकी। कांग्रेस विधायकों ने बिजली, पानी, सड़क और भ्रष्टाचार जैसे मसलों पर ही अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए, जिससे विपक्ष को भी सरकार पर हमलावर होने का मौका मिला। एक सांगों से आने वाले इन्हीं की पार्टी के विधायक हैं, वो पूरे सत्र के अंदर अनुपस्थित रहे। इन्हीं की पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि सरकार अगर घोषणा जिला बनाने की नहीं करेगी तो मैं नंगे पांव रहूंगा। इन्हीं के विधायकों ने ये कहा है कि 3.25 साल के अंदर 2.5 पैसे का काम नहीं हुआ। इन्हीं के विधायकों ने सरकार के ऊपर कई संगीन आरोप भी लगाने का काम किया। भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई सरकार है, तो इनके खुद के विधायक ही सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम तो प्रतिपक्ष के विधायक हैं, हम तो सरकार को सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं, सही दिशा के अंदर सरकार काम करे। अगर नहीं करना चाहती है तो आने वाले समय के अंदर जनमत के माध्यम से सरकार का फैसला कर देंगे। अब जरा उन वाक्यों पर नजर डाल लीजिए जब सदन में सत्ता पक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जलदाय विभाग प्रमुख सचिव चला रहे हैं, मंत्री रबर स्टाम्प बने हुए हैं। बगरू विधानसभा कोई रबर तो नहीं है कि बार बार डीपीआर खींची जाए। 99% मुस्लिम कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इसके अलावा आदिवासियों और दलित बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा की स्पीकर से तकरार हुई। वहीं पचपदरा से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने बालोतरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर सदन में ही जूते त्याग दिए, तो सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी कई मौकों पर सदन में सरकार के खिलाफ खड़े नजर आए। देखिए, माननीय सदस्य जो भी चुन के आता है उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन कई जगह जो सदस्य थोड़ा सा चूक कर जाते हैं, उसको किस जगह किस बात को कहाँ रखा जाता है वहाँ से अलग हटके वो रख देते हैं। बाद में वो खुद भी सोचते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया है, तो अलग प्रकार की बात है। कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों की नाराजगी की वजह मंत्रियों की ओर से विधायकों के कामों को तवज्जो नहीं देना है। इसी वजह से विधायकों ने सदन में मंत्रियों के प्रति अपनी नाराजगी निकाली। सदन में जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेरा, तो विपक्ष भी इसमें बीच बीच में कटाक्ष करने से नहीं चूका। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कभी यूपीएससी का रिजल्ट तो कभी निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में रहने वाली टीना डाबी एक बार फिर चर्चा में है। आईएएस टीना डाबी जल्द ही दूसरी शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। कौन है टीना का दूसरा प्यार जिसकी वो दुल्हनिया बनने जा रही हैं? फिर दुल्हनिया बनेंगी टीना डाबी। टीना को मिला सपनों का राजकुमार। सोशल मीडिया पर मोहब्बत का इजहार। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी टीना। इन दिनों टीना डाबी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में हैं। वजह उनकी दूसरी शादी के फैसले की खबर है। प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही 2015 बैच की आईएएस टॉपर टीना डाबी ने आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे को जीवन साथी चुना है। यूपीएससी टॉपर आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने दूसरी शादी करने का फैसला लिया है। वो एक बार फिर आईएएस अधिकारी से ही शादी कर रही हैं। वो 2013 बैच के आईएएस प्रदीप गवांडे के साथ जल्द शादी करने वाली हैं। डाबी और गवांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तस्वीरें शेयर कर अपने इस रिश्ते की जानकारी सामने रखी, लेकिन सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ बधाई देने की जगह कुछ लोगों ने बहस कुछ दूसरी तरफ ही मोड़ दी। 2015 में किया था यूपीएससी की परीक्षा में टॉप। 2016 में राजस्थान कैडर से आईएएस ऑफिसर बनी। टीना की बहन ने भी पास की यूपीएससी की परीक्षा। दरअसल टीना सबसे पहले 2015 में यूपीएससी की परीक्षा में टॉप कर चर्चा में आई थी। इसके बाद 2016 में वो राजस्थान कैडर से आईएएस ऑफिसर बनी। ट्रेनिंग के दौरान टीना और अतहर के बीच प्रेम हो गया। इसके बाद 2018 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी सिर्फ 2 साल चली। दोनों ने 2020 में अलग होने का फैसला करके सभी को चौंका दिया। इसके बाद अतहर अपने जम्मू कश्मीर कैडर में चले गए। वहीं टीना की बहन रिया ने भी पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं टीना डाबी। इंस्टाग्राम पर हैं 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते का किया ऐलान। टीना डाबी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। बताया जाता है कि उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी के चलते अपने फैंस के लिए आईएएस टीना डाबी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने होने वाले पति के साथ तस्वीरें साझा करके इसकी जानकारी दी है। टीना ने खुद अपनी नई जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ इस अंदाज में खुलासा किया। प्रदीप गवांडे के साथ उन्होंने तस्वीरें साझा की। टीना डाबी ने अपने होने वाले पति प्रदीप के साथ फोटो शेयर कर लिखा, वो मुस्कान पहन रही हूं जो तुम दे रहे हो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।